हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए दोस्तों फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों टॉप 100 का, ठीक है ना, उसका दोस्तों पार्ट 3 वीडियो जानने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना डियर, क्योंकि इसमें आप लोग के लिए VVI दोस्तों 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, जो बोर्ड एग्जाम है यार, लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 का उत्तर देना होता है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो 2 नंबर में अक्सर बोर्ड एग्जाम में यार पूछे जाते हैं। यार लास्ट तक बने रहोगे तो भौकाल मचा दोगे, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पुनः पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यार, यही सब क्वेश्चन आप लोग को याद करना है, क्योंकि यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यार कई बार पूछा गया है। देखो विभव मापे का उपयोग आप लोग देखोगे तो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका उपयोग पूछते रहता है दोस्तों। ये हाल में 2022 में फाइनल एग्जाम में पूछा है विभव मापे का उपयोग, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है, तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चैनल पर जो विद्यार्थी पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में यह पार्ट 3 वीडियो था, इसके पहले वाले वीडियोस देखना चाहते हैं तो यार प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इस बार दोस्तों 90% झुकेगा नहीं, उठेगा 100% गारंटी है। चलिए, PDF के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डियर, और वे PDF पढ़ने के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं educationlecture.com, ठीक है ना। चलो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विभव मापे का उपयोग बताइए। यार पूछा तो गया है कई बार, लेकिन लिखा गया इंटरनेट मॉडल पेपर, ठीक है ना। ये नहीं लिखते अपन कि क्या पूछा गया, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, समझिए। गर्दा उड़ाने के लिए बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि विभव मापे का उपयोग निम्नलिखित है। पहला नंबर में दिया गया है कि विभव मापे के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों को मापा जाता है। यानी कि दोस्तों विभव मापे का प्रयोग दोस्तों 2 सेलों के बेस दोस्तों EMF जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको मापने के लिए हम लोग दोस्तों विभव मापे का उपयोग करते हैं। यानी कि विद्युत वाहक बल को मापने के लिए, ठीक है ना, मापने के लिए दोस्तों हम लोग किसका, तो विभव मापे का उपयोग करते हैं दोस्तों, जिसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, विद्युत वाहक बल को, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट नंबर तो आप लोग को उपयोग पता चल गया कि विभव मापे का उपयोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों को मापने के लिए किया जाता है। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर पॉइंट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि विभव मापी के द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध किया जाता है। देखो, आप कहा जा रहा है कि दोस्तों विभव मापी जो है आपका, इसके द्वारा हम लोग दोस्तों सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो विभव मापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापा जाता है, तो याद रखना है विभव मापी से मापा जाता है डियर। चलिए, 2 उपयोग तो आप लोग को पता चल गए हैं, और 2 उपयोग ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 उपयोग लिख दिया डियर, जिसमें से आप लोग को 2 उपयोग एग्जाम में जाकर के लिखना है। थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि विभव मापी के द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है, यहाँ पर मापा जाता है। यानी कि दोस्तों विभव मापी के द्वारा हम लोग 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों के यार तुलना कर सकते हैं। और देखेंगे लास्ट पॉइंट, तो विभव मापी के द्वारा सेल का यार सेल से प्रवाहित धारा को मापा जाता है। सेल से प्रवाहित धारा को यार मापा जाता है। देख सकते हो यहाँ पर आप लोग देखें तो गर्दा छुड़ा दे ये सब क्वेश्चन का। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को यकीन ना हो डियर, तो मैं कहना चाहूँगा जितना आप लोग को पढ़ा रहा हूँ डियर, जितना भी आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन दूंगा, ये 23, 24, 25 सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये सब क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन को रिपीट किए जाएंगे, जैसे कि आप लोग को मैं कराता रहूँगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, यही सब क्वेश्चन आने वाले समय में भी कराऊंगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐड करते जाऊंगा डियर, जितना बतलाते जाऊंगा यार, याद करते जाना। फिजिक्स में यार कहोगे 95+ पक्का। चलिए, यहाँ पर देखोगे डियर तो कहा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। देखो, इसका शर्त यार पूछा गया था 2021 में। किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो यार खोल लीजिए क्वेश्चन बैंक 2021 का यार पेपर निकाल लीजिए, ठीक है ना। कहा जाए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्तों को लिखना है। तो पहले अपन जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है क्या। तो कहा जा रहा है कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण का जो मान होगा डियर स्टूडेंट क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाएगा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है,
ठीक है ना। तो प्रकाश का किरण दूसरे माध्यम में ना जा करके पुनः उसी माध्यम में वापस दोस्तों रिटर्न कर जाता है, लौट जाता है, उसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है, जिससे संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। चलो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो प्रकाश का जो किरण है दूसरे माध्यम में ना जा करके पुनः उसी माध्यम में रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना, लौट जाता है। इस घटना को यार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इसके शर्त होते हैं, इसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका शर्त देखोगे यार, तो दिया गया इसके शर्त निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में यार 2 शर्त पूछे गए थे 2021 में। क्या बतलाऊं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, जितना बतलाऊं याद करते जाना। कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 1 में कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा गया है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। सेकंड नंबर में दिया गया है कि प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कि प्रकाश का जो किरण है दोस्तों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। चलो 2 पॉइंट तो बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लिए होंगे डियर, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जिसकी कोई कल्पना नहीं है। ठीक है ना। जितना क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे यार याद करते जाना। एक एक क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 1-1 नंबर का कार्य करता है, दोनों ना 2-2 नंबर का कार्य कर रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर चलो न्यूटन के कणिका सिद्धांत आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया यार, कौन सी बड़ी बात है, नहीं पूछा गया, ऑब्जेक्टिव इससे निकल रहा है, साथ में पूछे भी जाएंगे आने वाले एग्जाम में। कहा जा रहा है कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत को लेके यार, न्यूटन के कणिका सिद्धांत जो लिखे थे न्यूटन यार, कणिका सिद्धांत का संबंध न्यूटन से ऑब्जेक्टिव आप लोग का तैयार हो गया। ठीक है ना। पूछेगा कि कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो यार याद रखना सर न्यूटन जी। ठीक है ना। चलो यहाँ पर इसके सिद्धांतों को यार जानेंगे, आखिर न्यूटन साहब ने कणिका सिद्धांत के बारे में क्या कहा। ऐसे तो दोस्तों हाइगेंस ने भी कहा है। ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट तक बने रहोगे तो बिल्कुल धीरे धीरे उड़ा दोगे। चलिए कहा जाए कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत या निम्नलिखित है। देखो न्यूटन के कणिका सिद्धांत निम्नलिखित है, आप लोग पढ़ते जाओ क्या क्या दिया गया इसमें टॉपिक। कहा जा रहा है कि यह दोस्तों जो होता है आप लोग का, या एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाते तो परिवर्तित हो जाते। देखो ये दोस्तों न्यूटन का मानना था दोस्तों, न्यूटन का कि ये कणिका जो था एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दोस्तों क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यह एक कणिका एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी यार, परिवर्तित हो जाएगी। चलो इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि इनके कणिकाओं का वेग महत्तम होता है। देखो इनके कणिकाओं का जो वेग होता है मैक्सिमम या तो महत्तम कह सकते हो। ठीक है ना, महत्तम होता है। ठीक है, इनका वेग जो होता है डियर बहुत महत्तम होता है, बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट में देखेंगे डियर तो क्या कहा जा रहा है कि ये कणिका सीधी रेखा में गमन करते। बिल्कुल देखो ये सीधी रेखा में गमन करते दोस्तों, न्यूटन का मानना है कि ये कणिका जो होता है सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना, इस प्रकार से सीधी रेखा में गमन करती जाती है, गमन करती जाती है। ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखोगे 4 नंबर पॉइंट डियर तो कहा जा रहा है कि इनके कणिकाओं के माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। देखो ये दोस्तों जो न्यूटन के कणिका सिद्धांत में जो नियम कहा जा रहा है डियर कि इनके माध्यमों की आवश्यकता यार नहीं होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा न्यूटन के कणिका सिद्धांत को में कहा जा रहा है। ठीक है ना। चलो प्रकाश का जो विभिन्न रंग डियर स्टूडेंट इन कणिकाओं के कारण ही होते हैं। जो ये प्रकाश का जो रंग का कारण डियर इन कणिकाओं के कारण ही होता है, ऐसा दोस्तों किनका कहना है, न्यूटन के कणिका सिद्धांत में ऐसा कहा गया है। चलो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर लें डियर, तो यहाँ पर हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को जानेंगे। अब अपन जानेंगे कि तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे वो कौन थे, हाइगेंस साहब थे। ठीक है ना। चलो याद रखना। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रकाश के क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का हाइगेन तरंग सिद्धांत को लिखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, कितना बार एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है ना। देखो ध्यान से समझना डियर, बहुत मजा आएगा। कहा किया जा रहा है कि प्रकाश का हाइगेन सिद्धांत निम्नलिखित है। प्रकाश के दोस्तों जो हाइगेन सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला में कहा था प्रकाश तरंग का वेग महत्तम होता है। देखिए कणिका में भी महत्तम होता है और दोस्तों तरंग में भी महत्तम होता है। प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रास्त होती है दोस्तों। ठीक है ना, ट्रांसवर्स होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग को नहीं दिए गए लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रकाश तरंग कैसा होता है तो अनुप्रास्त। यार याद रखना किसके अनुसार,
यार हाइगेंस के अनुसार, ये भी अपन को याद रखना है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ होते हैं। चलो, या जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका वेग बदल जाती है। ये दोस्तों हाइगेंस के सिद्धांत में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। प्रकाश का विभिन्न रंग विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण होता है। यार देखोगे, प्रकाश का परिवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन हो या ध्रुवण हो या व्याख्या इसी सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। किसके सिद्धांत? तो यार हाइगेंस साहब के सिद्धांत से, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर आप लोग इसका इंग्लिश मीडियम के छात्र यार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, यहाँ पर देखोगे तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता क्या है। अरे यार, ये क्या क्वेश्चन है, लाजवाब लॉलीपॉप क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर कहा जाए इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता की। यार मैंने तो अपन का कवर किया था 2022 में 2 नंबर के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से बात है दोस्तों कि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता बराबर क्या होता है? तो BD/E होता है। यार चलो, 1 नंबर में काम आ गया, लेकिन कवर तो किए तो 2 नंबर के लिए। कौन सी बड़ी बात है यार, 2 नंबर में नहीं पूछा। आपके एग्जाम में 23 में हो सकता है, 24 में हो सकता है, 25 में पूछा जाएगा, लेकिन पूछेगा तो जरूर, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, बेहतर तरीके से लास्ट तक बने रहेंगे। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता VVI क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण। अब आप लोग सोचोगे यार, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र तो E हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग को दोस्तों VD से सूचित किया जाता है। इसके अनुपात को हम लोग गतिशीलता, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अब आप लोग समझ गए, क्या समझ गए यार? परिभाषा काफ़ी इजी था। क्या परिभाषा था यार? कि इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कैसे अपन याद किए कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E, ठीक है ना, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग को क्या कहते हैं? VD। तो अनुगमन वेग VD के अनुपात को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं, ठीक है ना। अनुपात यार लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग VD को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहा जाता है। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है, म्यू नहीं म्यू, ठीक है ना। इस प्रकार से, ठीक है, जैसे कि अपन आप लोग को बतलाए थे, एक वीडियो में बतलाए थे, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी/मीटर होता है। ये अपन क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया है 2022 के यार इंटरनेट मॉडल पेपर बिहार बोर्ड ऑफिशियल जारी करता है, उसमें यार पूछा गया था। तो यहाँ पर आप लोग को इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को। अब आप लोग को रिलेशन इससे निकाल रहा है कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता जो होगी विद्युत क्षेत्र E से रिलेशन रखेगी और अनुगमन वेग VD से। अब दोस्तों कंडीशन ये है कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में E होना चाहिए और अनुगमन वेग यार VD होना चाहिए। ऐसे याद करोगे यार, रटने की जरूरत नहीं, यार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहोगे यार समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लोग देखें कि यहाँ पर आप लोग को क्लियर ही हो गया पूरा, ठीक है ना। बिल्कुल कुछ विद्यार्थी को यार कंप्लीट हो गए हैं कि प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र E हुआ, क्या हुआ, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र हुआ, इसके कारण दोस्तों अनुगमन वेग VD था। इसी के अनुपात को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता किए। के नंबर की क्लियर हुआ? तो 2 नंबर का दोस्तों सब्जेक्टिव, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलो बिल्कुल क्लियर होंगे 3 नंबर। चलो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था यार। तो यहाँ से देखो कि विद्युत क्षेत्र E के कारण उत्पन्न होने वाले अनुगमन वेग VD को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। अतः दोस्तों म्यू बराबर हो जाएंगे VD/E हो जाएंगे डियर, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो बिल्कुल एकदम भौकाल मचा देंगे डियर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। इंग्लिश मीडियम के छात्र यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के काम चला सकते हैं। चलिए, धारा घनत्व देखेंगे डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो धारा घनत्व, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। क्या क्वेश्चन आया है, क्या इस नंबर क्वेश्चन को यार मिलना चाहिए 100 में 100 नंबर, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व क्या है, काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। मोस्ट VVI क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। याद कर लेना डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझना। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के, देखो यार परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे यार, तहलका मचा दोगे, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग समझ लोगे। देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल से। अब आप लोग सोचेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल तो A होगा, बिल्कुल होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एरिया तो A ही ना होगा, उससे प्रवाहित धारा क्या आता होगा। अरे धारा तो यार कहते हुए हैं कि करंट, यानी कि दोस्तों जो धारा एम्पियर होते हैं,
ठीक है ना, एम्पियर। ये दोस्तों प्रवाहित धारा दोस्तों क्षेत्रफल क्या हुआ, ए हुआ, इससे प्रवाहित धारा दोस्तों आई हुआ, ठीक है ना। आई को धारा घनत्व कहा जाता है या इसके अनुपात को धारा घनत्व कहा जाता है। परिभाषा बनाना सीखे दोस्तों, रटना तो आप लोग चले आ रहे हो यार, परंपरा बना लियो रटने की, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ 12th में आप लोग को समझने की जरूरत है, रटने की नहीं यार, ध्यान से समझना, एक मिनान से समझेंगे। कहा जा रहा है किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोस्तों ए होगा, एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए हुआ। इससे प्रवाहित धारा जो दोस्तों होगी आई प्रवाहित धारा होगी, तो इसी के धारा का अनुपात को हम लोग दोस्तों धारा घनत्व कहेंगे या एक सदिश राशि है, इसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। जब इतना एग्जाम में यार टीचर देखेंगे यार, बार वाह यार ये तो जिगर के छल्ले ये लोग एकदम बिल्कुल आप लोग को पूरे फुल मार्क्स दिए जाएंगे एकदम बिल्कुल। अगर आप लोग 2 नंबर का बनाए तो 2 नंबर में 2 नंबर, हो सकता है 3 नंबर दे देगा, लेकिन 2 नंबर की यार नीचे नहीं देगा, ठीक है ना। इतना लिखोगे तब कब लिखना यार, परिभाषा आप लोग को खुद बनाना है, ये नहीं कि रट के गए और रट के लिख के चले आए यार, भूल जाओगे। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होना चाहिए, इससे प्रवाहित धारा ए होना आई होना चाहिए, और दोस्तों यह एक सदिश राशि है जिसे जे द्वारा सूचित किया जाता है। बस इतना ही लिखना था। अगर आप लोग चाहते हो यार टॉपर की तरह कॉपी को बनाना तो आप लोग विशेष लिखेंगे यहाँ से, इसकी दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है, इसकी दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है, ठीक है ना। इससे एग्जामिनर को लगेगा यार, जांचने वाले को, कि हाँ इस विद्यार्थी में कुछ यूनिक सी बात है, ठीक है ना, जो इतना बेहतर तरीके से वर्णन कर रहा है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि हाँ बेहतर शिक्षा इन्हें प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर देखोगे यार, तो कहा जा रहा है कि इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो और इसे प्रवाहित धारा आई हो, तो यार जे बराबर आई बटा ए, ये टॉपर लिखता है इसे, ठीक है ना। टॉपर जो लिखता है यार इसी प्रकार से लिखता है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं, जांचने वाला कॉपी, उनको पता चलते हैं, क्या पता चलते हैं कि इस विद्यार्थी ने यहाँ पर ए न लिख करके, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए न लिख करके यहाँ लिखा अलग तरफ से, क्योंकि अगर ऐसा लिखेंगे डी यार तो यहाँ पर अगर लिख देंगे यार तो छोटी परिभाषा हो जाएगी, साथ में यार पेज भी जो होता है कम कवर होगा, उससे दोस्तों एग्जामिनर को, कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि बहुत कम लिखे यार 2 नंबर दे या नहीं, इसमें संशय हो जाता है। लेकिन जब ऐसा लिख दो तो डी यार तो इससे साफ क्लियर हो जाता है कि विद्यार्थी में एक यूनिक गुण है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्षेत्रफल ए दिया है, धारा आई दिया है, इसी का अनुपात को धारा करना तो कहते हैं जे बराबर दोस्तों आई बटा ए हो गया। बस इतना लिख दिए यार, काम आपका बन गया, बस इतना ही समझो आपका काम बन गया। 2 नंबर में 2 नंबर दिए जाएंगे, हो सकता है 2.5 नंबर मिल जाए, लेकिन 2.5 नंबर से नीचे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो अनुगमन वेग या संवहन वेग, या एक और होता है, क्या होता है, अनुगमन वेग, संवहन वेग, और एक और होता है डियर, ठीक है ना। चलो 2 ही लिखेंगे यहाँ। चलो कहा जा रहा है कि अनुगमन वेग या संवहन वेग क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या बतलाऊँ, कैसे बतलाऊँ, कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अब जितना क्वेश्चन कवर करते हैं सभी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है। चलिए किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, देखो अब ध्यान से समझना, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, क्या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से दोस्तों गमन करता है इलेक्ट्रॉनों को, उस नियत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। अब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक है ना, विपरीत दिशा में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग से यार प्रवाहित होता है, जिस नियत औसत वेग से प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉनों के, उस नियत औसत जो वेग होता है उसी को हम लोग अनुगमन वेग या संवहन वेग कहते हैं। इसे अपन VD द्वारा सूचित करते हैं, इससे हम लोग VD द्वारा सूचित करते हैं डियर, ठीक है ना। भौकाल मचा दिए आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, याद रखना। देखो विद्युत बल रेखाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, सारे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है यहाँ पर आप लोग को अछूता क्वेश्चन लगा है, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। विद्युत बल रेखाएं क्या, इसके गुणों को लेकर कितनी बार पूछे गए हैं, लेकिन अपन यहाँ पर डेट नहीं लेके आए कब का पूछा गया है। अरे ऐसा लिखेंगे यार तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को पढ़ गए यार, विशेष ज्ञान नहीं लोगे, ठीक है ना। चलो ऐसा चक्कर में नहीं रहना, सभी क्वेश्चन आप लोग को जितना शो कराएंगे यार, उसमें से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 15 लाख का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, गारंटी भी दी है।
फिजिक्स में टेंशन लेने का नहीं। चलिए, कहा जा रहा है डियर, क्या कहा जा रहा है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है। सही विद्यार्थियों को पता है यार, विद्युत बल रेखाएं जो प्रारंभ होती है धन आवेश से यार प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं जो प्रारंभ होती है दोस्तों धन आवेश से और समाप्त भी होती है ऋण आवेश पर, ठीक है ना। तो आप लोग को याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल रेखाएं के गुण को लेकर 2 गुण लिखने को बोलेगा यार, अपन ने 4 गुण दे रखे हैं, कोई 2 गुण एग्जाम में जाकर के छाप देना है, ठीक है ना। कहा जाए कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होते हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। सेकंड में कहा जाए कि विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अरे यार, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, ठीक है ना, कभी भी एक दूसरे को यार नहीं काटेगी, ये अपन ध्यान रखेंगे। विद्युत बल रेखाएं डियर होगी वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। जब काटेगी यार तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 बिंदु होंगे जो कि एक दूसरे जो कि संभव ही नहीं है काल्पनिक रूप से, ठीक है ना। तो विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में यार सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल देखो, विद्युत बल रेखाएं जो होती है डियर लंबाई की दिशा में यार सिकुड़ने का प्रयास करती है, ठीक है ना। विद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है। यहाँ पर देखोगे एक स्थान पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। एक स्थान पर विद्युत बल रेखाएं जो होते हैं दोस्तों हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है यार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैसे बतलाऊं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। डाल्टन के परमाणु की व्याख्या करें यार, एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं, लेकिन मैंने ये याद करके गया था एग्जाम में, ठीक है ना। डाल्टन के परमाणु की व्याख्या को लिखे, देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है यार, याद कर सकते हो। परमाणु की यानी कि समझ सकते हो, संरचना की बात आ गई है तो यहाँ ध्यान से देंगे। तो किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। कितना इजी है यार, छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं, अपन 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहेंगे, ठीक है ना। किसी तत्व के छोटे छोटे जो बारीकी कण होते हैं उसी कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। यहाँ से देखोगे तो और भी कहा जा रहा है कि इसके दोस्तों परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होते हैं, ठीक है ना। इसका लगभग आकार दोस्तों गोलाकार होते हैं, परमाणु का आकार लगभग गोलाकार होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करते हैं डियर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डियर, बिल्कुल निर्माण करता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का यार निर्माण करेंगे। तो यहाँ से अपन को 29 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गए, ठीक है ना। याद करते जाना यार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद कर लेना और स्क्रीनशॉट लेने जाना। और यहाँ पर कहा जा रहा है डियर 4 नंबर में पॉइंट में कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं, यानी कि परमाणु को न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते, ऐसा कहा जा रहा है। चलिए देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। संभावित तल क्या है, ये देखो कब पूछा गया, याद दिलाऊं, संभावित तल। हाँ, इस बार 2021 में जो होता है ना सेंटअप एग्जाम, जैसे कि आप लोग का 22 में पड़ेगा, बिहार बोर्ड लेगा, जो आम एग्जाम होता है ना डीएस सेंटअप का, उसमें यार पूछा गया था, ठीक है ना। क्या पूछा गया था कि समविभव तल क्या है, इसके गुणों को लिखिए। तो देखो समविभव का मतलब क्या हुआ, समविभव यानी कि समान विभव, यानी कि वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान हो या समविभव तल कहलाता है। यानी कि वैसा तल या वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु, यानी कि जो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का जो मान होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो दोस्तों इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो ऐसे तल को हम लोग समविभव तल कहेंगे। इसकी विशेषता जो है दोस्तों, एक दूसरों को यार कभी नहीं काटेंगे। समविभव तल का मतलब क्या हुआ, समान विभव का तल, एक दूसरों को यार कभी नहीं अपन काटते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे समविभव तल कब काटते हैं यार, तो पूछना यार एग्जाम में देखना, कोई ऑप्शन दिया गया कि एक दूसरों को कभी नहीं काटते, वो ऑप्शन यार सेलेक्ट करके चले आना, ठीक है ना। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, समविभव तल के 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है, अपन ऑब्जेक्टिव में भी कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई टेंशन लेने का नहीं। समविभव तल के पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य का मान शून्य होता है। देखो बिल्कुल, देखो समविभव तल पर किसी आवेश को यार स्थानांतरित करेंगे, ठीक है ना, स्थानांतरित करने में तो उसका कार्य जो होगा शून्य होगा, बिकॉज इसमें जो होता है समविभव तल प्रत्येक बिंदुओं पर यार जो विद्युतीय विभव का मान होता है वो शून्य होता है। और साथ में ये दोस्तों समविभव तल है, ठीक है ना, इसके प्रत्येक बिंदु दोस्तों इसका जो समान होता है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव
जो होता है समान होता है। इस कारण से दोस्तों इस पर जो किया गया स्थानांतरित कार्य होगा वो शून्य हो जाएंगे। चलो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया डियर। अगर आप लोग इसका वीडियोस को और भी देखना चाहते हो यार, तो यार देखो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो डियर, वहाँ से अपन देखोगे तो पूरा गहराई में आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना। चलो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था यार आपके लिए, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये पार्ट 3 वीडियो था डियर। इससे पहले के पार्ट को आप लोग देखना चाहते हो यार तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जा करके देख सकते हो। और PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। PDF लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे सभी विद्यार्थी, क्योंकि वहाँ पर अपन टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है ना। चलो एकदम बिल्कुल भौकाल मचा के वीडियो को एक लाइक करना, शेयर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।